अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा आप लोगों के साथ पहले वीडियो में शेयर कर चुका हूँ कि हम एक आपके लिए ऐसा शो लेके आए हैं, एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए हैं जिसके अंदर आपके साथ सऊदी अरब के अंदर जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं और डिफरेंट फील्ड के अंदर ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, उसकी लाइफ की जर्नी और जो भी है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे पास अकाउंट्स की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले एक बासित भाई मौजूद है हमारे साथ। तो आज हम आपके साथ अकाउंट्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बस भाई की लाइफ से जो गुजरी हुई हैं या जो भी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आती हैं, तो वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बस भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई। ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे इनवाइट करने का अपने शो में। ठीक है, बस भाई थोड़ा सा अपना एक जनरल सा बता दें आप। जी उस्मान भाई, कैरियर का स्टार्ट तो मैंने अपनी कॉमर्स और अकाउंट्स की फील्ड से किया था। मतलब एक यूके बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि बड़ी उसमें मानी जाती है, जो कि हाई रैंकिंग है, टॉप 10 में वर्ल्ड के अंदर। उस वक्त इसका स्कोप भी बहुत था। काफ़ी लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनी हुई थी हमने अपनी लाइफ में, तो इस वजह से ये फील्ड हमने अपना ली। अकाउंट्स की फील्ड बेसिकली आपको पता डिफ़िकल्ट रहती है उस लिहाज से, तो आपके इस फील्ड में आने का रीज़न क्या था? बाप आपकी तरफ से, भाई की तरफ से, या कोई मेंटोरशिप क्या होता है जिस फील्ड में आपने आने का सोचा? हाँ, इसके पीछे 2-3 वजह थी। पर्सनली अगर देखा जाए तो मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने इस फील्ड में कोशिश की, लेकिन वो बिज़नेस की तरफ चले गए। तो लेकिन बाद में घर वालों की एक्सपेक्टेशन होती हैं, और कुछ वालिद साहब इंडस्ट्री के अंदर थे, तो उन्हें बहुत से लोग मशवरे देते थे। तो उस वक्त जो हालात थे मुल्क के, आज से 20 साल पहले मैं बात कर रहा हूँ, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी थी या कॉमर्स की फील्ड थी। मतलब 6 या 7 फिगर्स के अंदर उनकी सैलरीज आती थी, इतनी इंजीनियर डॉक्टर की नहीं होती थी। दो ही फील्ड थी उस वक्त, इंजीनियरिंग या डॉक्टर। कोई अगर टीचिंग की तरफ जाता था उसे बहुत एक मीडियोकर लेवल पे तस्वुर किया जाता था, और बड़ी एलीट के अंदर आती थी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी थी। तो वालिद साहब का एक शौक़ था, तो तब मैंने उनको देखते हुए इस फील्ड के अंदर मतलब कदम रखा। लेकिन शुरू के अंदर इसलिए मुश्किलात थी मेरे लिए क्योंकि मेरी फैमिली में या फिर मेरे वालिद साहब की तरफ से या मेरे किसी की तरफ से ऐसा कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिल सकी। तो लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह इसे कंप्लीट किया अपने टाइम पे, और फिर आगे एक्सपीरियंस शुरू हो गया था। बस भी बड़ी चैलेंजिंग जॉब है और बड़ी चैलेंजिंग ये फील्ड है अकाउंट्स की। सबसे पहले तो आप अगर यूनिवर्सिटी लेवल के पर देखें, काफ़ी से लेवल के, मेरे ख्याल में अगर 100 बंदा इनिशिएट लेता है ये काम करने का, और 70-60 का रेशो है मेरे ख्याल में जो पास होता है, सक्सेसफुल होता है। उसके पीछे क्या रीज़न है? क्या पीछे से पढ़ाई का मेयार नहीं होता, या फिर प्रॉपर इतने वसाइल नहीं होते जिसकी वजह से ये कर सकते हैं? एक्चुअली सिर्फ मैं आपको बताता चलूँ इसमें थोड़ी सी, जो किसी भी दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ का लेवल है ना, वो कॉमर्स फाइनेंस को एमबीए और दूसरी अदर फील्ड की तरफ लेके जाती हैं। बैचलर होता है, मास्टर्स होता है, लेकिन ये इस फील्ड के अंदर जो कि इंडस्ट्री को कॉर्पोरेट लेवल पे चाहिए होता है दुनिया में, लेकिन इसे कभी भी गवर्नमेंट रिकगनाइज़ नहीं करती। ये कि सर्टिफिकेट के तौर पे यूज़ की जाती है, लेकिन इसका लेवल इसलिए क्योंकि कंसेप्चुअल बेस होती है, लोग इसमें आना चाहते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम की टाइम आता है, जो बुक में पढ़ा होता है वो बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस वो क्वेश्चन आए होते हैं। उसके आंसर लिखने में वो टाइमिंग और वो वर्डिंग, जब वो लिखने बैठते हैं तो उनके माइंड का, थॉट्स का और राइटिंग का जो एक सर्किट होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए फेल होने के लिए शोज़ आते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम होता है सारा कॉर्पोरेट लेवल का, रियल लाइफ की जो सिनेरियो जो होते हैं उसके मुताबिक वो एग्ज़ाम होते हैं। ये वजह है एक्चुअली इसके अंदर फेल रेशो की। और क्योंकि हमारे बल्कि एक्चुअली हमारे मुल्क का ये है, सब कॉन्टिनेंट का इशू, कि हम जो बेसिक लेवल पे लड़के होते हैं वो कहते हैं हम कंप्लीट करें अपनी स्टडीज़ को, उसके बाद हम इंडस्ट्री में कदम रखेंगे। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में क्या करते हैं लोग, अपना बैचलर कंप्लीट करते हैं, साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और फिर प्रोफेशनल स्टडीज़ को आस्ता आस्ता कंप्लीट करते हैं। क्या होता है कि उससे एक्सपीरियंस आ रहा होता है, साथ साथ वो एक्सपीरियंस को अपनी एजुकेशन में अप्लाई करके प्रोफेशनल स्टडीज़ को सर्टिफिकेट लेके एक हायर लेवल पे चले जाते हैं। हमारे जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जॉब का इशू शुरू हो जाता है। जब वो अप्लाई करते हैं तो आगे वो
जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता, सिर्फ डिग्री होती है, डिग्री बहुत बड़ी होती है, वो उनके मतलब सैलरी पे स्केल वो उस हिसाब से वो मैच नहीं करता। इसलिए वो हमारे मुल्क में मिड एज क्राइसिस मैं बोलता हूँ इसे, तो वो इशू बना हुआ है। फिर लोग इस वजह से डिफरेंट अपनी फील्ड छोड़ देते हैं या स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ये इशू है एक्चुअली हमारे सबसे बड़ा इस फील्ड का। तो बस भी इस लिहाज से ये कंसेप्ट फिर सही नहीं है कि जो पहले लोग करते थे कि फोकस होकर पढ़े, बेटे को काम के लिए नहीं भेजना, एक कमरे में बंद हो गए हैं, हॉस्टल ले लिया है, दूसरी जगह चले गए हैं, तो वो बिल्कुल ही कहते हैं नहीं काम करेगा तो पैसों में पड़ जाएगा। तो इस कंसेप्ट के बारे में फिर आप क्या कहेंगे कि एक तो पाकिस्तान में आपको पता है कि इस चीज़ को कभी कभी मायूब भी समझा जाता है कि यार जॉब भी कर रहा है और उससे और स्ट्रगल समझ जाता है कि यार इतना स्ट्रगल कर रहा है। देखिए हमारी फील्ड में देखिए पाकिस्तान में अगर बात करूँ सिर्फ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 3 बड़े शहर हैं, चाहे वो आप कराची ले लें, लाहौर ले लें या इस्लामाबाद। इन 3 सिटीज़ के अंदर ही ज़्यादातर हेड ऑफिसेज़ हैं। अच्छा, अगर बात करते हैं साइट ऑफिस की, फैक्ट्री हैं लोकल एरिया में, रिमोट विलेजेस के अंदर बनी हुई हैं पाकिस्तान के, कोई भी शहर का लड़का वहाँ जॉब नहीं करेगा। पहली बात, गांव के लड़के खुद लाहौर या कराची जाते हैं, वहाँ किराए के घर लेते हैं, उनके अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो फूड के एक्सपेंसेस उनके बढ़ रहे होते हैं, होम सिकनेस अलग है, फिर और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उस शहर के, एंटरटेनमेंट के अखराजात हैं। माँ बाप पीछे उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि बेटा वहाँ पे जॉब ढूंढ रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन वो ट्रेनिंग के चक्कर में या क्योंकि बहुत से आपको पता है कि फ़ेक भी हमारे मुल्क का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। लोग यूज़ कर रहे होते हैं लड़कों को ट्रेनिंग के तौर पे, और लड़कों का मसला ये है कि वो इन्वायरमेंट को देख रहे होते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, और जब 3-4 साल गुजर जाते हैं उसके बाद अंदाज़ा होता है यार जब मैंने सीखा क्या है। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस लेके फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे डिग्री लेके, तो सवाल तो वही है प्रैक्टिकल, फिर वो आप नहीं दे पाएंगे, फिर कौन रखेगा। सबसे बड़ा इशू ये है। ACCA में ज़्यादातर लोग जब कुछ सप्लीज आ जाती हैं, एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, तो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या देना चाहेंगे कि अगर आया कि कुछ सप्ली आ जाती है, कुछ आप रह जाते हैं किसी में, तो छोड़ देना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, या किस हद तक कंटिन्यू करना चाहिए? देखें, इसमें अगर 100 मैंने देखे हैं कि लोग हैं, तो उसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं जो कि 3-4 साल में कर जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग सप्ली है या कुछ फेलियर होता है, 50% इसका वो है पासिंग रेशो। ऐसे भी लड़के देखें 49 पे भी फेल होते हैं, 48 पे भी होते हैं। दिल बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन ये है कि कंटिन्यूस प्रैक्टिस उसकी नेक्स्ट टाइम वो निकल जाता है पेपर, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लड़के क्या कर रहे होते हैं कि स्ट्रेटजी थोड़ी सी उनकी वीक होती है। वो क्या करते हैं कि 3 पेपर दिए, एक रह गया, फिर वो उस पेपर को छोड़ के कोई और तैयारी शुरू कर देते हैं। जो गैप आता है वो भूल चुके होते हैं, फिर वो 1 साल के बाद रिपीट करते हैं, फिर वो दोबारा फेलियर की तरफ चला जाता है। फिर हर शख्स जैसे कि अब कॉमर्स अकाउंट्स की फील्ड के अंदर कॉस्टिंग भी आती है, प्रोजेक्ट्स भी आते हैं। अच्छा, इसमें स्ट्रेटजीज़ भी हैं, इसमें आपकी रिपोर्टिंग भी है, इसमें ऑडिट भी है। अच्छा, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक मिक्सचर है। अब होता क्या है कि कोई लड़का किसी चीज़ में एक्सेल कर जाता है, तो कोई ना कोई उसकी एक वीक होता है पेपर जिसमें वो निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बस थोड़ा सा स्ट्रेटजी अपनी रखें और थोड़ा सा उसे फोकस करें तो निकल जाती हैं चीज़ें अपने वक्त पे। अच्छा, जो लोग कंप्लीट कर लेते हैं डिग्री अपनी, जैसे कि आपने भी की अपनी, तो उसके बाद जॉब मिलने का प्रोसेस होता है या फिर इंटर्नशिप का, तो उसके अंदर आपको क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे मिल सकती है? देखें, रा हैंड जब डिग्री लेके कोई भी मेल है फीमेल है वो जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है उसकी नीड के ऊपर, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर का सबसे बड़ा जो उन्हें एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं, इतना इजी नहीं होता उसमें जाने के लिए। अच्छा, उससे निचले लेवल पे आ जाती है आपकी ऑडिट फर्म्स, क्योंकि उनमें 3 इयर्स का टेन्योर होता है, उनके लोग इन भी हो रहे होते हैं और आउट भी हो रहे होते हैं।
तो उन्हें प्रॉपर एक मतलब ज्वाइनिंग चाहिए होती है। तो सबसे पहला जो 70 to 80% जो लोग हैं ना पाकिस्तान में, वो यही करते हैं कि वो एंट्री करें ऑडिट फर्म से, उसके बाद फिर वो कुछ एक्सपीरियंस गेन करें। अगर उस दौरान कोई जॉब मिल जाए वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वो वहीं लगे रहते हैं, एक्सपीरियंस करते रहते हैं। लेकिन उसका एक मैं ये कहूँगा कि अगर जब आप एक 3-4 साल उसमें गुजार लेते हैं, फिर आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर वो चैलेंजेस वाली वो जॉब कर नहीं सकते। हर शख्स के अपना एक माइंड सेट है, करने को तो कर सकते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन होता है उनका एक, वो अगर आ भी जाए तो मैंने बहुत से देखे हैं लड़के बड़ी अच्छी जॉब्स पे मैनेजर लेवल पे आते हैं, वो मैक्सिमम 6 महीना करते हैं, उसके बाद दोबारा वो शिफ्ट कर जाते हैं ऑडिट फर्म में कि वहाँ पे क्योंकि पुरसकून है। मैंने यहाँ भी देखे हैं, पाकिस्तान में भी देखे हैं, तो ये एक रूटीन है। तो लेकिन यही है कि जो इंडस्ट्री वाला माइंड सेट है वो डिफरेंट है, बैंकिंग वाला डिफरेंट है और ऑडिट फर्म वाला डिफरेंट है। जब आपने अपनी इंटर्नशिप की तो आपको क्या चैलेंजेस आए इस दौरान और कैसे आपने जॉब हासिल की, ये मुझे थोड़ा सा। उस्मान भाई, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा ज़रा साउथ पंजाब वाला एरिया था, ठीक है। उस वक्त तो वही सक्सेस स्टोरीज़ और वालदैन की एक्सपेक्टेशंस और लोग कहने पे आ जाते हैं, उस वक्त हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कुछ होगा। बस ये था कि हाँ जॉब हुई तो छोड़ जाएंगे, आगे कराची चले जाएंगे या लाहौर चले जाएंगे, ये कुछ होगा। लेकिन जब इंसान अपना होम टाउन छोड़ता है ना, तो सबसे पहले होम सिकनेस है, ठीक है। फिर हमारे दौर में आपको पता है से 20 साल पहले मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, ये वाईफाई नहीं था, कॉल्स नहीं थी, तो ये चीज़ें थी। एक बजट महदूद होता था, मिडिल क्लास फैमिली के कितना बजट दे देंगे। अच्छा, फिर उसके अलावा बाइकों की इतनी एक्सेस नहीं थी कि आप बाइक पे किसी बड़े शहर में घूमें, तो ये इस तरह के चैलेंजेस थे। उसके अलावा फिर बसों पे आपने अपने ऑफिस जाना है, फिर वहाँ से मज़ीद फिर किसी और क्लाइंट उन्होंने भेज दिया। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कमिटेड हैं अपने उसके ऊपर कि हमने कुछ ना कुछ इसमें गेन करना है। देखें, स्ट्रगल के पीछे एक पर्पज़ होता है, अगर उस पर्पज़ का किसी को पता है तो वो कुछ ना कुछ कर जाता है। हाँ, अगर आप उसे एक फॉर ग्रांटेड लें तो फिर लाइफ भी फॉर ग्रांटेड लेती है उसे। तो यही चीज़ है बस सक्सेस के पीछे। ड्यूरिंग आप जब जॉब करते हैं तो उस दौरान भी आपको कई सारे प्रॉब्लम आते हैं ऑफिस के अंदर, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे मतलब पॉलिटिक्स होती है या कुछ और चीज़ें होती हैं, तो उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे ओवरकम किया जाए? अगर ऐसा होता भी है तो उससे कैसे एक साइड पे रख के अपने आप को आप ये रखें कि मैंने यहाँ से कुछ सीखे जाना और यहाँ से कुछ लर्न करके जाना? देखें, होती हैं बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अवॉइड करूँ इन चीज़ों से, नेगेटिव कल्चर से, या ब्लेम गेम होती है इस पे, इल्ज़ाम उस पर, ये ज़्यादातर ईमेलिंग और ये वो। अक्सर मेरा मसला यही रहा है कि हमेशा कोई मीटिंग्स होती हैं ऑफिस की, उसमें या तो बात क्लियर करें उसके अंदर, तो ऐसा रहा नहीं मेरा, क्योंकि ज़्यादातर इशू आपके मैनेजर को आपसे ये होता है कि आपको असाइनमेंट जो उसने दी हुई है ना, उसे आप उसकी डेडलाइन के मुताबिक आप दें। कोई आपको तंग भी करेगा तो वो ज़्यादा क्या करेगा कि ये 4 दिन का काम है, नहीं मुझे 2 दिन में चाहिए, आप दिन रात कराएंगे। अगर आप में इतने अच्छे स्किल्स हैं, हो सकता है आप 2 घंटे में दे दें उसको। तो इस वजह से मुझे इशू नहीं हुआ। तो यही था कि मैं, लेकिन उनके उस बिहेवियर से कह लें या उनके एटीट्यूड से कह लें, मुझे ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि निचले जो मेरे सबऑर्डिनेट हैं, मैं इस पोजीशन पे आज बैठा हूँ, तो उनके क्या इश्यूज़ होते हैं। अगर कुछ उन्हें मसला होता है तो मैं ख़ुद उनकी चेयर पे जाके बताता हूँ कि इस तरह से होगा, क्योंकि उसमें फ़ायदा या नुकसान किसी का नहीं है। चलो वो बच्चा है, उसे कुछ सीख भी रहा है। दूसरा ये कि अगर आप उसे तंग करने के लिए, उसे टॉर्चर करने के लिए उसे काम दे देंगे, तो वो एक 8 घंटे करेगा, 8 घंटे लगाएगा, आप उसे जाके कुछ थोड़ा गाइड कर दें, वो शायद 1 घंटे में कर ले, अगली दफ़ा गलती भी नहीं करेगा। तो बस फ़र्क होता है आपकी मेंटोर का या कोचिंग का कि आपने किस तरह लेके चलना है अपने स्टाफ को। तो इसका मतलब है कि जब आप जॉब करते हैं, आपका जो मैनेजर है या आपका जो बॉस है, उसका जो बिहेवियर है या जो आपके साथ वो करता है कन्वर्सेशन, उसका आपके ऊपर फ़र्क पड़ता है, आपके कैरियर के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर? देखिए, एक सबसे पहली बात मैंने कहीं पढ़ी सुनी थी
कि बहुत इंटेलिजेंट शख्स जो है ना कभी भी एक ऐसे कल्चर में नहीं रहेगा। वो कल्चर जो है आपको इस किस्म का वो आपको अडॉप्ट ही नहीं करता। ज़हीन शख्स होता है हमेशा वहाँ से निकल जाता है। कोई भी ज़हीन शख्स होगा किसी भी आप ऐसी वैसी कंपनी में आप देख लें, टांगे खींचने वाले होंगे, ऑटोमेटिकली वो एक हाई पोजीशन पे कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के कोई, अगर या तो बहुत एक्सपीरियंस बंदा होगा वो उन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेगा। तो ये चीज़ है। अच्छा, आपने फिर वहाँ से इंटर्नशिप करके आप प्रोफेशनल कैरियर के अंदर आए। सबसे पहली जॉब आपकी कहाँ पे हुई और कौन से सेक्टर में? इंडस्ट्रियल थी या आपका किसी प्रोजेक्ट के ऊपर थी या कहाँ पे? एक्चुअली मैंने जब मैं इस फील्ड के अंदर आया था, मेरा कोई पर्पज़ नहीं था कि मैं इस जॉब करूँगा या मैं इस बेस के ऊपर, क्योंकि यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी थी, इस बेस पे मैं शायद दुनिया में चला जाऊँ या मैं कोई अपना कैरियर बना लूँगा। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी। सिर्फ मैं सोचता था कि आखिर कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर अकाउंट्स और ये किस तरह से मैनेज होती हैं चीज़ें। ठीक है, मैनुअली होती थी उस दौर में। उस वक्त इतने सॉफ्टवेयर के इशूज़ नहीं थे, आईटी इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं थी। और बस ये था कि बाद में लेकिन हमारा एक तो सोशल फैब्रिक है ना सिस्टम हमारे मुल्क में, वो हर चीज़ को, एजुकेशन को ना एक पैसे से जोड़ता है। वो कहते हैं कि इस फील्ड में पैसा था, लेकिन मेरा ये गोल था ही नहीं पैसे का कभी भी। मैं बल्कि बताऊँ आपको एक मिसाल के, एक दफ़ा बैठे हुए थे, मेरे टीचर ने वैसे ही कहा कि आप अब ये लोग कर रहे हैं तो कनाडा की बहुत सी वो आई हुई हैं अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ आप अप्लाई करें, अब मिडिल एज के अंदर आप चले जाएंगे, वहाँ जॉब हो जाएंगी। सब लोगों ने हाथ खड़े किया कि हम जाना चाह रहे हैं। मैंने हाथ नहीं खड़ा किया था, मेरा गोल ही नहीं था ये वाला। तो यही चीज़ है कि अब अपना फोकस एक रखें कि मैंने ये चीज़ करनी है। और बाद में मेरा ये था कि मैं इस बिज़नेस की तरफ ले आऊँगा कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट बिज़नेस के तौर पे किया जाता है। तो यही वजह थी इसमें। बस भाई, अब जैसे लोग डिग्री में, जैसे आपने बाहर का जिक्र किया, अक्सर लोग डिग्री मुकम्मल करके बगैर किसी एक्सपीरियंस के अब्रॉड चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई सऊदी आ रहा है, कोई यूएई आ रहा है। तो उनको आगे जाके क्या चैलेंजेस आते हैं या उनको क्या करना चाहिए ताकि आगे जाके ये चैलेंजेस ना हो, ताकि वो प्रिपेयर्ड होके आएँ? और यहाँ पे क्योंकि आपको पता है, जब बंदा बाहर आता है किसी मुल्क में शिफ्ट होता है, तो फिर जॉब्स के इशू होते हैं कि यार हमारे पास जॉब नहीं है, हमें जॉब नहीं मिल रही। उसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि जो लोग पाकिस्तान में मतलब अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़ के जाते हैं, तो उनका मकसद सिर्फ वहाँ पे पैसे के लिए होता है। 3 मुल्क हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, या अमेरिका है, या कनाडा है। लोग अपना कैरियर बनाने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे सबसे पहले एक 2-3 मिलियन लगा के एक शख्स चला गया वहाँ पे। घर वाले खुश होते हैं, चलो हमारा बच्चा जाके पढ़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो वहाँ पे जाके पहले तो अपनी अकोमोडेशन और इनके एक्सपेंसेस जो डेली के उसने वो पूरा करने हैं। अच्छा, अब फिर वो 2-3 मिलियन जो लगाया गया उसे वो कवर करेगा। ठीक है, अपनी एजुकेशन की फ़ीस देगा वहाँ पे। आप बताएं, वो 24 घंटे में आप पर आवर का रेट निकाल लें, ऑस्ट्रेलिया का, यूके का, अमेरिका का, कितना वो बचा लेगा। और पीछे मोस्टली घर वाले डिपेंडेंट हो जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो वो एजुकेशन तो उसकी वहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। मैं अपनी रियल टाइम एग्जांपल दूँ, मेरे साथ 80 के करीब मेरे दोस्त थे जो उस दौर में चले गए थे, यूके चले गए थे। आप बिलीव करें कि ना मेरा आज तक उनसे कांटेक्ट है, और कोई मुझे ऐसा दोस्त नहीं मिला कि किसी फर्म में या किसी इंडस्ट्री में या कहीं पे बैठ के उसने कोई जॉब कर रहा हो। और मेरा ख्याल है कि वो ऐसी और जॉब कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, या किसी ने नेशनैलिटी के लिए कोर्ट मैरिज कर ली है, या कोई वहाँ से कनाडा चला गया, कोई वो मतलब कि उसी कल्चर के अंदर वो कहीं छुप गए हैं जाके। तो मेरा किसी से ताल्लुक़ नहीं है। तो यही है कि बस मेरा उसमें उस दौर में ये था कि मैं ख़ुद कंप्लीट करूं। मुझे कई लोगों ने कहा कि अभी ऐसे करो, तुम चले जाओ वहाँ यूके जाके इतनी सेविंग हो जाती है, पढ़ भी लोगे। तो मेरा एक कंसेप्ट ये था कि ये एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी।
अगर मैं एक दफ़ा अपनी डिग्री कंप्लीट कर लूँ उसके बाद फिर मैं चाहे नौकरी करूँ ना करूँ, लेकिन से कंप्लीट मैं करूँगा यहाँ रह के। बस यही मेरा वो रहा। और उन लड़कों का ये इशू था कि वो निकल गए, और ये कि मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कंप्लीट किया होगा या कोई किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे वो। तो बस भाई आपने फिर पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी सेक्टर्स के अंदर काम किया? इंडस्ट्रियल थे, कॉरपोरेट थे, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स थे? आपने कैसा उनको पाया और क्या उसके अंदर चैलेंजेस आते हैं जब आप कॉरपोरेट से इंडस्ट्री में जाते हैं, इंडस्ट्री से किसी प्रोजेक्ट पे जाते हैं? देखिए चैलेंजेस तो हर जगह पे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं और इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। गवर्नमेंट सेक्टर का भी मैंने काफ़ी जगहों पे काम किया, प्राइवेट सेक्टर में भी किया। तो आपको काम करने के लिए एक तो रिलेशन बेहतर करना पड़ता है, फिर आपकी थोड़ी लर्निंग कर्व आपको थोड़ी हाई रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको डायरेक्ट जो ताल्लुक है इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स होता है वो आपके मैनेजर्स या फिर उससे हायर मैनेजमेंट होती है। तो ओवरऑल मेरा ठीक ही रहा, वहाँ पे कोई इतना इशू नहीं है। तो बाकी काम तो हो जाते हैं, चाहे आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़रा फ्लेक्सिबल रह के करें तो बेहतर होता है। जब आप वहाँ से एक्सपीरियंस करके यहाँ पे सऊदीया आपने मूव किया, इनिशिएट लिया, तो क्या चीज़ आपको अर्ज किया कि आप यहाँ पे मूव हों, प्लस यहाँ पे आपको क्या चैलेंजेस है? देखिए मेरा कभी से भी ये गोल नहीं था कि मैं सऊदी अरब आऊँ, क्योंकि इंसान कंफर्ट जोन वही होता है कि किसी और कंट्री में जाए, या आपको पता है कि एक माइंडसेट है हमारे इधर पाकिस्तान का कि जो सऊदी जा रहा है तो बिल्कुल ही कोई गए गुजरे लोग होंगे या इनकी जॉब नहीं होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर बात करूँ, जब मेरा होम टाउन था, अपना सिटी था, वहाँ मैंने अपनी 3 जॉब्स की। लास्ट टाइम भी मैं फाइनेंस मैनेजर की एक जॉब पे था एक बड़ी कंपनी में। तो और चलते हुए ही मतलब यहाँ पे मैं आ गया था। तो लेकिन यही है कि अपॉर्चुनिटी अगर है तो उसे अवेल करना चाहिए। तो शायद यहाँ पे रिज़ल्ट था या कुछ ऐसा था, मैं आ गया यहाँ पे। तो अगर आप कहते हैं कि क्या उसके इम्पैक्ट हुए, सर्कमस्टांसिस क्या थे या उसमें क्या पाया, तो वर्किंग कंडीशन के लिहाज से मैं कहूँ तो पाकिस्तान जो प्लेस है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कल्चर थोड़ा ऐसा है कि हर वक्त ईमेल, हर वक्त फीडबैक, हर वक्त व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ऑन रहना पड़ता है। किसी वक्त भी कोई भी फिगर, कोई भी रिपोर्ट आपको मालिक भी मांगेंगे आपके ऊपर, मैनेजमेंट भी मांगेगी। लेकिन यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा एक टाइमिंग का और थोड़ा अदब एहतराम है, तो लेकिन उसके लिए जो बहुत ज़्यादा अपनी फील्ड में एक्सेल कर जाता है। अगर आप निचले लेवल पे देखें तो लोग जो बेचारे वहाँ जॉब नहीं होती यहाँ आते हैं, तो 8-10 महीनों तो आपको पता है कि जॉब ढूंढते हुए उन्हें टाइम लगता है। फिर वो डिफरेंट इशूज़ हैं, हर किसी को पता है यहाँ आके क्या किस मराइल से गुजर के वो वहाँ तक पहुँचता है। मतलब कि 2.5-3 साल तो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। तो यही है कि अगर 10-12 साल का जिसका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का, तो उसके लिए इशू नहीं है यहाँ पे। हाँ, जो बिल्कुल फ्रेश आ रहा है तो फिर तो बहुत इशू है। पाकिस्तान के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहे या डिफरेंट सेक्टर में आपने काम किया, यहाँ पे भी आए, तो कुछ बेसिक कंसेप्ट तो सब जगह सेम ही है, लेकिन यहाँ पे और वहाँ पे कुछ ऐसा डिफरेंस जो नज़र आया हो जो लोगों को वहाँ पे सीख करके आना चाहिए ताकि यहाँ पे अच्छी तरह जॉब मिल जाए, वो क्या डिफरेंस है? एक्चुअली पाकिस्तान में ज़्यादा काम होता है डाटे के ऊपर, ठीक है। तो आईटी डिपार्टमेंट हर कंपनी ने रखे हुए होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, तो वो डाटे को मैनेज कर रहे होते हैं। बस डाटा एंट्री, अकाउंट्स के लोग भी डाटा एंट्री पे लगे हुए हैं और बेतहाशा डाटा है और उसकी मैनुअली तौर पे फाइलिंग हो रही है। अच्छा, सिग्नेचर और सारा सिस्टम नीचे से ऊपर तक, एक पेपर के ऊपर 100 सिग्नेचर होंगे, फिर जाके अप्रूवल होगी। टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि स्पीडी प्रोसेस होता है इन चीज़ों पे। कोई भी आप किसी भी एक ट्रांजैक्शन की एक एंडिंग प्रोसीजर है वो बड़ी स्पीडीली होगा, और क्योंकि हर चीज़ आईटी के ऊपर है। और दूसरी ये चीज़ कि आईटी डिपार्टमेंट नहीं है यहाँ पे, और बहुत से आउटसोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं जो इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। अगर तो आपके वही बात है कि
मैनेजमेंट लेवल या आपके फाइनेंस का जो लेवल है हायर जो मैनेजमेंट है उस लिहाज की वो कस्टमाइज रिपोर्टिंग करा लेते हैं। टाइम आपका बहुत सेव हो जाता है इन चीज़ों से। तो बस ये है डिफरेंस। वहाँ पे जो आपके CFO को जो चीज़ पसंद है तो वही वो इम्प्लीमेंट कराएगा। उसने नहीं देखना कि नीचे मैनेजर को, चीफ अकाउंटेंट को, मेरे सीनियर अकाउंटेंट को क्या इजी टू यूज़ है, वो डिस्कस नहीं करेगा। वो एक कल्चर ऐसा है कि अपनी अथॉरिटी को कायम रखने के लिए जो उसने इम्प्लीमेंट करवा दिया वो करवा दिया, चाहे वो फिर उसने वो निचले लोग उस पर सफ़र करेंगे। बस ये है यहाँ पे। लेकिन ये कि कम से कम ये डिपेंड करता है कि वो जो यूज़र है उसकी कितनी अथॉरिटी है। यहाँ पे भी मे भी ऐसा कल्चर हो कि इस तरह की होता होगा, लेकिन ये थोड़ा फ़र्क है। आप बस जब यहाँ पे आए आपने इंटरव्यूज़ भी दिए और डिफरेंट कंपनी में दिए। आप मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में आप काम करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर, और यहाँ पे आप जॉब अप्लाई करें किसी कंपनी के अंदर, ऐसी फर्म के अंदर कोई रिटेल का काम करती है, तो आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको क्या चीज़ें महसूस हुई या क्या चैलेंजेस आते हैं? कोई ऐसा सवाल जिससे बंदा ब्लैक आउट हो जाता है? वो देखें, सबसे बड़ा जो यहाँ पे जब कॉल आती है इंटरव्यू की या पाकिस्तान में, तो इंटरव्यूअर को ये क्वेश्चन करना चाहिए कि जब मैं इंटरव्यू देने आ रहा हूँ तो कितने लोग होंगे, पहला ये सवाल। दूसरा ये कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो है कौन। सबसे बड़ा इशू ये है पाकिस्तान का, जो मैंने देखा था HR डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब उनको क्या पता इंजीनियरिंग से फील्ड का, उनको क्या पता अकाउंट्स का, ठीक है। आप जाके बैठेंगे, वो 2 घंटे तो आपको बैठाए रखेंगे, फजूल का वेट करवाएंगे। उसके बाद वो आपको बिठा देंगे, बुलाएंगे, एक असिस्टेंट बैठा होगा HR का, वो थोड़ी आप पे इंग्लिश झाड़ेगा। अगर आपने इंग्लिश में उसे कर दिया, फिर वो कहेंगे आप बैठे चाय शाय पिएँ। फिर उनका हेड आएगा, ठीक है करवाते हैं। अभी आपके फिर मैं इंटरव्यू करवाता हूँ मालिक से, मालिक साहब कभी टाइम ही नहीं देते, वो आप 3 दिन चक्कर लगाते रहते हैं अपनी वहाँ से एब्सेंट या लीव ले लेके अपनी करंट जॉब से। तो ये सबसे बड़ा इशू है वहाँ पे। तो अक्सर जो, लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर रिमोट है थोड़ा, जैसे कि आपका 100 किलोमीटर है या कुछ है, तो कम से कम वो ये कह देते हैं कि आप स्काइप पे आ जाएं, जूम पे आ जाएं, तो वो बेहतर होता है मेरे ख्याल में कि उसी वक्त ही जो कुछ एसेस करना होता है वो कर लेते हैं। लेकिन उस दौरान ये होता है कि वो उनके ऑनर भी बैठे होते हैं, वो HR वाले भी बैठे होते हैं, जो कुछ भी है वो चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको कैसा लगा जब जॉब करते हैं? यहाँ पे कल्चर कैसा है, माहौल कैसा है कंपनीज़ का, और क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप एज अ खुद लेके चलते हैं? CFO होते हैं या फाइनेंस मैनेजर होते हैं, तो कैसे इसको मतलब आपने करना? क्योंकि जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, आप किसी मेंटोर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मेंटोरशिप के नीचे काम कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने खुद से फैसले करने की सलाहियत है ना, वो बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर डिसीजन मेकर बनना और पूरी कंपनी का पूरा फाइनेंस मैनेज करना कितना चैलेंजिंग है? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। अगर तो आप ने काम किया बिलियंस एंड ट्रिलियंस की फिगर्स के ऊपर, तो आपके लिए मिलियंस की फिगर पे काम करना मुश्किल नहीं होता। दूसरा, अगर आपने बहुत से रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर किए हुए हैं या बहुत से सॉफ्टवेयर डेवलप करवाए हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ चैलेंज रहता है। वो कोई भी दुनिया में हो, चाहे पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा है तो वो हर जगह कामयाब हो सकता है, इसमें कोई चैलेंज की बात नहीं है। तो इसी तरह ये कि अगर कोई बिल्कुल एक शख्स है, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है, तो हर जगह फंसेगा। वो जाएगा अपने सीनियर के पास, ये क्या करूं, उससे रिपोर्ट मांगेंगे, तो एंड ये है कि वही बात है कि टैलेंट तो एक्सपोज हो ही जाता है। तो बस भाई, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर अभी करंट हैं, उनको क्या ऐसी प्रिपरेशन या क्या ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए अभी से, ताकि आगे नेक्स्ट कैरियर में काम आ सकें और अपने कैरियर को वो मतलब आगे बढ़ा सकें? देखिए, जो कोई भी फील्ड है पाकिस्तान में, चाहे वो इंजीनियरिंग है या मेडिकल की है या कॉमर्स की है या एजुकेशन की है, वो सारी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चुकी हैं, ठीक है। तो हर शख्स जो है वो कैरियर अपनाता है तो वो
इसी सोच के साथ ही पढ़ रहा होता है कि मैंने आगे सोर्स ऑफ इनकम मेरा ये जनरेट करेगी, ठीक है। लेकिन हर शख्स की अपना होम टाउन नहीं छोड़ सकता, फिर हर शख्स अपना मुल्क छोड़ नहीं सकता, डिफरेंट बैकग्राउंड होते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि पहले मैं कहता हूँ कि अपने सोशल सर्कल को देखे, अपनी कंफर्ट जोन को देखे, अच्छा, फिर उसके बाद वो फैसला करे कि क्या मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ के सबसे बड़ा आप लोग भी हैं या जितने भी कम्युनिटी के इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं या और अदर नेशनल्स के, अरब से भी लोग माइग्रेट होके आए हुए हैं। खुदा न खास्ता कोई पीछे इवेंट्स हो जाता है खुशी गमी का, तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितना मुश्किल होता है कि आप वहाँ हो नहीं, वहाँ है नहीं, आप रियल टाइम आप देख नहीं रहे कि हो क्या रहा है। कुछ ऐसे वाक़यात आपकी गैर मौजूदगी में, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि आप वहाँ मौजूद नहीं होते, तो वो चीज़ें इंसान बहुत मिस कर रहा होता है लाइफ के अंदर। तो ये चीज़ें हर शख्स फेस नहीं कर सकता लाइफ में। तो बस भाई आप एक नसीहत कुछ करें हमारे जो नाजरीन है, देखने वाले उनको, कि अपने अकाउंट्स की फील्ड के अंदर उनको क्या ऐसी चीज़ें चाहिए, वो कैरियर ओरिएंटेड रहें कि आप अगर फिनांस में हैं तो फिनांस में रहें। क्योंकि बेसिकली तो ये होता है कि हम फिनांस में हैं, जॉब में, सेल्स में, हम सेल में चले जाते हैं। तो वो कैसी चीज़ है कि अकाउंट्स में आगे कितना बढ़ सकते हैं और क्या उसको कर सकते हैं, ये काफ़ी लास्ट हमारे लिए कर दें आप, ताकि देखें इसमें कोई लिमिट तो नहीं है किसी के लिए कि अगर अकाउंट्स का है तो फाइनेंसिंग में जा सकता है या कॉस्टिंग में नहीं जा सकता है, सेल्स में नहीं जा सकता लेकिन अकाउंट्स में आने से पहले या इंजीनियरिंग में आने से पहले या मेडिकल में आने से पहले आप अपने इंटरनल आप देखें कि आपको किस चीज़ में एंजॉयमेंट है, ठीक है, क्या आपको आपकी हॉबीज़ हैं, उसके मुताबिक आपको करें, वरना वो चीज़ आपको आपका कैरियर बोरिंग लगेगा बहुत ज़्यादा। ज़ाती तौर पे मुझे इसमें वही ना बिज़नेस के लिहाज से बड़ा शौक़ था, लेकिन मैं उसे प्रोफेशन की तरह देखूँ तो इंतहाई बोरिंग लगता है। लेकिन मैं बिज़नेस एस्पेक्ट पे रह के बात करूँ तो इसमें ये चीज़ें तो शायद मैं बहुत सी चीज़ें निकाल लेता हूँ। तो ये चीज़ है कि मैं उस एंगल पे सोच के अपनी नौकरी करता हूँ या प्रोफेशन को ज्वाइन किया हुआ है। अगर मैं शायद इसे नौकरी समझूँ या एक कंपनी चलाने वाला तो फिर शायद मेरी एक ग्रोथ भी उतनी लिमिटेड ही हो जाए। तो बस मेरा यही है कि एडवाइस सबको कि अपनी हॉबी देखें, किस में आप एंजॉय करें, और उसके बाद कैरियर जो है वो अपनी, ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर रख लिया तो कैरियर चेंज नहीं हो सकता। बहुत से मैंने मेडिकल के डॉक्टर्स देखे हैं 3-3, 4-4, 5-5 साल कैरियर में अच्छी जॉब्स की, लेकिन उनका वो नहीं था, वो सेल्स में आ गए। बहुत से मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखे हैं, डायरेक्टर लेवल पे गए, छोड़ के वो सेल्स की तरफ चले गए। कई ऐसे लड़के मैंने देखे हैं जो यूके के अंदर बड़ी अच्छी कंपनियों में थे, पाकिस्तान आए, कंट्री मैनेजर लगे हुए हैं, बड़ी उसमें सेल्स देख रहे हैं। तो एक वक्त आता है इंसान को जहाँ पे उसे सेटिस्फाई हो, उसी तरफ जाना चाहिए। मेरा तो ये मशवरा है। बस भाई बहुत शुक्रिया आपका, हमने आप कीमती टाइम दिया। आपकी जो कीमती आ रहा है वो इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन के लिए बहुत बेहतर होंगी। तो ये हमारा एक सेकंड एपिसोड थी और सेकंड उस चीज़ की कड़ी थी जो हम आपके साथ पेश करना चाह रहे थे। तो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।